अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वेव्स, और इसमें हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जो कि पीरियोडिक वेव कहलाता है। पीरियोडिक वेव में हम लोगों ने ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव को सीखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव के अंदर फेज़ रिलेशनशिप क्या होता है। तो चलें स्टूडेंट्स, लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेज रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वेव। कि अगर कोई वेव हमारे पास मौजूद हो और उस वेव के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स ले लें तो उन पॉइंट्स के दरमियान फेज रिलेशनशिप क्या हो सकता है, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और इससे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पिछले चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था, उसको रिवाइज करते हैं क्योंकि वो हमारे इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स एक वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम हो, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इस मैस स्प्रिंग सिस्टम में अगर हमारे पास ये जो मैस नजर आ रहा है हम इसको एक सर्टेन हाइट तक लिफ्ट करें। लेट्स सपोज हम इसको, ये इस वक्त यहाँ पे मेन पोजीशन के ऊपर मौजूद था, हम इसको लिफ्ट करते हैं और लिफ्ट करके लेट्स सपोज इस पॉइंट तक ले जाते हैं। अब इस लिफ्ट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो ले आते हैं और मैस को ऊपर की तरफ लेके जाने की वजह से, क्योंकि मैस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, तो जैसे ही हम इसे रिलीज करेंगे तो ये मैस डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आता है, अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचता है, लेकिन अपने इनर्शिया की वजह से फर्दर नीचे की तरफ जाता है और नीचे जाने के बाद वो एक सर्टन डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और उसके बाद वो वापस ऊपर की तरफ आना शुरू कर देता है, क्योंकि स्प्रिंग उसे वापस अपवर्ड डायरेक्शन में खींच लेता है उसमें मौजूद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि ये वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। और हमने देखा था कि ये जो ऑसिलेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, जिसे एस एच एम के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब इस एग्जीक्यूशन के साथ एसोसिएटेड एक वेव फॉर्म भी थी। हमने सीखा था कि जो भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, अगर उसकी वेव फॉर्म हम लोग बनाएंगे तो वो वेव फॉर्म साइन कर्व की शक्ल में हमें मिलेगी, जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हम लोगों ने अपने प्रीवियस आर्टिकल में ये चीज़ सीखी कि अगर हम इसको ही पीरियोडिक वेव की टर्म में देखें, यानी एक ऐसी वेव जो कंटिन्यूसली चल रही है और अपने आप को रिपीट कर रही है, पीरियोडिक वेव बन रही है, तो उस केस में अगर हम इसको देखें तो हमने सीखा कि लेट्स सपोज ये जो एक मैस है जो वर्टिकली सस्पेंडेड है, अगर हम इसके साथ एक स्ट्रिंग को अटैच कर दें और फिर इसे ऑसिलेट कराएं, जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसके साथ अटैच्ड जो स्ट्रिंग है वो उसके अंदर एक वेव बनेगी और वो वेव इसी शक्ल में होगी जो यहाँ पे हमें नजर आ रही है। तो पता क्या चला कि अगर हम उस पीरियोडिक वेव को स्टडी करना चाहते हैं तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हुए ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड जो वेव थी, यानी जो साइन कर्व थी, अगर हम उसको स्टडी करें तो बिल्कुल एक ही चीज होगी। तो यहाँ पे वही कर्व बनाई गई है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये ऑसिलेट कर रहा था और इसके साथ एक बंधी हुई जो स्ट्रिंग थी, वो स्ट्रिंग भी जाहिर सी बात है कुछ इस तरह से लहरा रही होगी, उसमें भी वेव्स जनरेट हो रही होंगी। तो हम क्या करते हैं कि एक सर्टेन टाइम पे इसका एक स्नैपशॉट ले लेते हैं, इसकी एक तस्वीर बना लेते हैं और वो तस्वीर यहाँ पे आपको इस फॉर्म में वेव की शक्ल में इधर रिप्रेजेंट की हुई नजर आ रही है। अब हम इस वेव को स्टडी करने जा रहे हैं और इस वेव के अंदर मौजूद स्पेसिफिक पॉइंट्स को देखने जा रहे हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, इस वेव में कुछ पॉइंट्स को हम लोग मेंशन कर लेते हैं। लेट्स सपोज इस पॉइंट को देखते हैं और इस पॉइंट को देखते हैं। हम इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हम सी कह लेते हैं और ये वाला जो पॉइंट हमें नजर आ रहा है इसे हम लोग सी प्राइम का नाम दे देते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, इसे हम लोग डी का नाम दे देते हैं और यहाँ पे भी हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम लोग डी प्राइम का नाम दे देते हैं। अब ये सी और सी प्राइम ये क्या है, सबसे पहले हमें इन्हें देखना है। एक तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये जो कर्व होती है इसके मेन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा जो हमारे पास होता है वो क्रस्ट कहलाता है। ये सी और सी प्राइम दोनों क्रस्ट के ऊपर मौजूद हैं और डी
और डी प्राइम ये दोनों ट्रफ के ऊपर मौजूद हैं। अगर हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस की बात करें कि इस सी और इस सी प्राइम के दरमियान क्या डिस्टेंस है, तो ये हम लोग पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं कि अगर एक क्रस्ट और उसके बाद फौरन आने वाले अगले क्रस्ट की बात करें तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ के बराबर होता है। यानी इस केस में स्टूडेंट्स हम लोग ये कह सकते हैं कि सी और सी प्राइम ये जो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो डिस्टेंस लैम्डा के बराबर होता है। इसी तरह से जो डी और डी प्राइम हमें नजर आ रहा है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा के बराबर होगा। और अगर इस वेव की आगे भी हम लोग चलते जाएं और इसके अगले हाफ को भी देखें तो वहां पे भी एक और पॉइंट इसी तरह से मौजूद होगा जो कि इसके क्रस्ट के ऊपर आ रहा होगा। तो सी प्राइम और उस पॉइंट के दरमियान अगर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी लैम्डा के बराबर होगा। अब ये सारे पॉइंट्स सी, सी प्राइम और आगे और उससे आगे चलने वाले पॉइंट्स जो इस वेव के ऊपर हमें नजर आ रहे हैं, अगर देखें तो ये सारे पॉइंट्स क्रस्ट पे मौजूद हैं। और अगर हम इनकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन की बात करें, यानी इन सारे पॉइंट्स को देखें कि मीन पोजीशन से इनका फासला कितना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसे ये सी है, ये मीन पोजीशन से इस वक्त मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे मौजूद है। इसी तरह से ये जो सी प्राइम है ये भी मीन पोजीशन से इस वक्त मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मौजूद है। हम इसे नाम देते थे एम्पलीट्यूड, और ये दोनों पॉइंट्स इस वक्त एम्पलीट्यूड पे मौजूद हैं। अब अगर ये वेव मूव करे, पीरियोडिक वेव है, तो ये पॉइंट सी ऊपर और नीचे मूव करेगा। अब इमेजिन हम क्या कर सकते हैं कि जब ये वेव मूव कर रही है तो ये सी और सी प्राइम एक साथ नीचे की तरफ आएंगे और एक साथ क्रेस्ट से मूव करते करते ट्रफ तक आ जाएंगे, और फिर इसी तरह से ये ऊपर भी जाएंगे और इसी तरह से ये नीचे भी जाएंगे। यानी ये सी और सी प्राइम ना सिर्फ इस वक्त बल्कि कोई भी टाइम अगर हम लोग ले लें, उन टाइम पे इन दोनों पॉइंट्स की जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है या इनका जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, वो हमेशा सेम रहने वाला है। तो इस तरह के पॉइंट्स जिनका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहता है, हम उन पॉइंट्स को कहते हैं कि दीज पॉइंट्स आर इन फेज। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो इन फेज होते हैं। तो सी, सी प्राइम और इसके बाद आने वाले कोई भी पॉइंट जो इस वक्त इस स्टेट में हमारे क्रस्ट के ऊपर मौजूद होगा, हम उन सारे पॉइंट्स को कहेंगे कि वो सारे पॉइंट्स इन फेज पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज कि फेज रिलेशनशिप हम जब देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले इन फेज पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन फेज पॉइंट्स हम किन्हें कहते हैं। इन फेज। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो सारे पॉइंट्स मौजूद हैं इस वक्त क्रेस्ट के ऊपर, और स्टूडेंट्स अगर सी और सी प्राइम की बात करें, इनके दरमियान जो हमें डिस्टेंस नजर आ रहा है वो लैम्डा है। और मैंने कहा कि इसी तरह से आगे इस वेव में अगर एक और पॉइंट आ जाएगा और उस पॉइंट का सी के साथ डिस्टेंस निकाला जाएगा तो लैम्डा ये होगा और एक लैम्डा और ऐड हो जाएगा, यानी वो 2 लैम्डा हो जाएगा। और फिर उस वेव में और आगे चले जाएं तो एक और पॉइंट हमें नजर आएगा जो कि 3 लैम्डा पे हो जाएगा, जो इसी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होगा। तो हम देखते हैं कि उन तमाम पॉइंट्स का जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है वो लैम्डा का मल्टीपल बन रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स अगर हमारे पास ऐसे मौजूद हों कि जिनका जो डिस्टेंस है, जिनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो लैम्डा, द पॉइंट्स विद डिस्टेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। ये जो सारे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पे हैं। द पॉइंट्स विद डिस्टेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन हैव सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। इन सब की स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है। हम कहते हैं दीज पॉइंट्स आर इन फेज।
तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये सब पॉइंट्स इन फेज होते हैं। जैसे हमारी इस फिगर के अंदर देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारी फिगर के अंदर सी प्राइम ये इन फेज हैं, और इसी तरह से जो डी और डी प्राइम हमें नजर आ रहे हैं वो भी क्या हैं, वो भी इन फेज हैं, क्योंकि अगर ये दोनों हमारे पास क्रस्ट के ऊपर मौजूद हैं तो डी और डी प्राइम हमारे पास इस वक्त ट्रफ के अंदर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स ये पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि इन फेज पॉइंट्स कौन से होते हैं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आउट ऑफ फेज। अब स्टूडेंट्स आउट ऑफ फेज पॉइंट्स कौन से होते हैं, अगर हम इसी को दोबारा से एक दफा देखें और हम रिलेट करें कि पॉइंट सी और पॉइंट डी इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, हम देखते हैं कि इस वक्त पॉइंट सी जो हमें नजर आ रहा है वो क्रस्ट पे नजर आ रहा है, और जो पॉइंट डी हमें नजर आ रहा है वो इस वक्त हमें ट्रफ के ऊपर नजर आ रहा है। और अगर इस वेव की मूवमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे तो जब सी नीचे की तरफ आ रहा होगा तो डी मूव करते करते ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये दोनों एक साथ मीन पोजीशन पे पहुंचेंगे और उस वक्त सी नीचे की तरफ आता चला जाएगा और डी ऊपर की तरफ जाएगा। यानी इनकी जो मूवमेंट है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर एक पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा पॉइंट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसी तरह से अगर आप डी प्राइम को भी देखेंगे तो सी जब नीचे की तरफ आ रहा है तो डी और डी प्राइम दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये वाले पॉइंट्स कुछ ऐसे मूव करते हैं जैसे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, कि आउट ऑफ स्टेप मूव कर रहे होंगे। इसका स्टेप अपवर्ड है, इसका स्टेप डाउनवर्ड्स है, और जब एक डाउनवर्ड्स होगा तो दूसरा अपवर्ड आता चला जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस की बात करें तो हमें पता है कि अगर किसी भी वेव के अंदर साइन कर्व के अंदर एक क्रस्ट और उसके बाद आने वाले ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस की बात करें तो ये हाफ ऑफ वेवलेंथ के बराबर होता है। यानी अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान कितना फासला है तो ये लैम्डा का हाफ होगा, क्योंकि टोटल एक वेवलेंथ से आधी वेव इसके अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये दो पॉइंट्स जो हैं ये लैम्डा बाय 2 के डिस्टेंस पे मौजूद हैं। अगर इसी तरह से सी का डिस्टेंस हम लोग डी प्राइम के साथ निकालें, हमें पता है डी और डी प्राइम, अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस की बात करें, ये जो हमें नजर आ रहा है, तो डी और डी प्राइम के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स हमें पता है ये तो होता है लैम्डा के बराबर। लेकिन हम अगर सी के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो सी के साथ कंपैरिजन में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं तो लैम्डा बाय 2 और लैम्डा ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा अगर हम इन्हें ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 3 लैम्डा बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिस्टेंस नजर आ रहा है सी और डी प्राइम के दरमियान। अब ये डिस्टेंस क्यों निकाला हम लोगों ने, हमने ये देखा कि अगर C का कंपैरिजन करें D के साथ या C का कंपैरिजन करें D प्राइम के साथ तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो C से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं कि ये पॉइंट आउट ऑफ फेज हैं। यानी अगर लैम्डा बाय 2 के फासले पे या 3 लैम्डा बाय 2 के फासले पे या 5 लैम्डा बाय 2 के फासले पे जो अगला पॉइंट हमें नजर आएगा या उससे अगला पॉइंट 7 लैम्डा बाय 2 के फासले पे देखें तो ये पॉइंट्स एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऑपोजिट पॉइंट्स पे मौजूद होंगे। अगर एक अपर है पार्ट पे है तो एक लोअर पार्ट पे मौजूद होगा, और फिर इनकी मूवमेंट भी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होगी। और अगर हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ एंगल देखें, इन टर्म्स ऑफ फेज देखें तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एंगल की बात की जाए, चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने ये चीज सीखी थी कि इनके दरमियान 180 डिग्रीज या पाई रेडियन का डिफरेंस नजर आ रहा होता है। तो अगर इस तरह की चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही होगी तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं, आउट ऑफ फेज। तो हम इसको फिर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट्स विद डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, 3
lambda by 2, 5 lambda by 2 and so on. ये जो पॉइंट्स हैं, these points are called out of phase. These points are आउट ऑफ फेज. ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो आउट ऑफ फेज होते हैं, यानी हमें पता चल गया कि इन फेज और आउट ऑफ फेज में बेसिक फर्क क्या है. इन फेज वो वाले पॉइंट्स हैं जिनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है और जिनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन एक दूसरे से ऑपोजिट होगा, तो वो वाले पॉइंट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो वाले पॉइंट्स आउट ऑफ फेज पॉइंट्स कहलाएंगे. जैसे यहाँ पे अगर हम कहें तो C का अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं C एंड D, और इसी तरह से हम लोग कहते हैं C प्राइम और D प्राइम, या हम लोग कह सकते हैं इसी तरह से कि C और D प्राइम. ये सारे पॉइंट्स जो हमें नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आउट ऑफ फेज पॉइंट्स कहलाते हैं. तो स्टूडेंट्स ये दो चीजें हमें पता चल गई, इन फेज पॉइंट्स कौन से हैं और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स कौन से हैं. अब इसके अलावा भी एक और चीज है कि ये तो हमने एक्सट्रीम पोजीशंस देख ली. जरूरी नहीं है कि हम जब भी कैलकुलेशंस कर रहे हों तो हम डील कर रहे हों एक्सट्रीम पोजीशंस के साथ. ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट्स हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस पे मौजूद ना हो. लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट मौजूद था जिसे हम लोग पॉइंट P का नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट P का हमारा मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट था हम उसे x का नाम दे देते हैं. इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली इसी डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट भी था जिसको हम P प्राइम कह देते हैं. इसका मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी x था. तो स्टूडेंट्स अगर इन दो पॉइंट्स की हम लोग बात करें, अब ये एक्सट्रीम पोजीशंस पे मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इस वक्त आपको डिस्टेंस कितना नजर आ रहा है, तो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस भी लैम्डा के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जितना C से पीछे ये है उतना ही C प्राइम से पीछे ये है. तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस अभी भी लैम्डा के इक्वल होना चाहिए. और अगर इनका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी मीन पोजीशन से बराबर है. तो इस बराबर डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम लोग इन पॉइंट्स को भी क्या कहेंगे, ये पॉइंट्स भी इन फेज होते हैं. तो हमारे पास P प्राइम ये भी इन फेज है क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बराबर है और एक ही डायरेक्शन में मौजूद है. ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं इस जगह पे, और लेट्स सपोज अगर हम उसके डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट आता है. इस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड अगर इस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी तो हम इसे इन फेज नहीं कह सकते. इन फेज के लिए डिस्प्लेसमेंट का बराबर होना और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का भी सेम होना, यानी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का सेम होना जरूरी है. तो इसलिए P और P प्राइम दोनों पॉइंट्स इन फेज नजर आ रहे हैं. लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा हम लोग इन फेज या आउट ऑफ फेज पॉइंट्स के साथ डील नहीं करते. हमें बाजुकात ये भी देखना होता है कि किसी एक पॉइंट का जो फेज है वो कितना है, सिंगल फेज अपेरेंटली अलहदा से देखने के लिए. तो हम उसे क्या करते हैं, उसके लिए फिर हमें वापस जाना पड़ता है चैप्टर नंबर 7 में, और हमने देखा था कि हमने अगर फेज देखना हो किसी भी पॉइंट का फेज, अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो तो हमने सीखा था कि फेज को रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल थीटा या फाई के साथ. लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाई के साथ, और हमने पढ़ा था कि वो फाई इक्वल होता है ओमेगा इंटू T, इसके बराबर होता है. तो अब इसको यूज करते हुए हम किस तरह से इस पॉइंट P का लेट्स सपोज फेज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हमने एक और चीज भी सीखी थी. हमें पता है जो हमारे पास ओमेगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई f. ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब हमारी एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो गई होती है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f आ जाता है. एक रिलेशन और भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि s इज इक्वल टू v इंटू टी होता है, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो t है स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है s डिवाइडेड बाय v.
कुछ इस तरह का। अब इसमें जो s हमें नजर आ रहा है, हमें पता है ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कुछ केसेस में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस फाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि हमारा जो फाई है दैट इज इक्वल टू ओमेगा की जगह इसकी वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करें तो 2 पाई एफ और साथ में जो हमारे पास टी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स इसकी हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं एस डिवाइडेड बाय वी, कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। एक और चीज भी याद करते हैं कि वेव का रिलेशनशिप जो है हमने उसमें एक सीखा था कि हमारे पास जो रिलेशन है बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो हमने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू एफ टाइम्स लैम्डा के इक्वल होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ से फिर अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं अपने एफ की, फ्रीक्वेंसी की, तो वो किसके बराबर आती है, वो बराबर आ जाती है v डिवाइडेड बाय लैम्डा, कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाता है। अब स्टूडेंट्स एक काम हम लोग करते हैं कि हम f की वैल्यू जो हम लोगों ने ये देखी इसको इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं और उसके साथ यहाँ पे जो s लिखा हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस में जो हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की है उसे तो हमने x का नाम दिया है, तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारा s इस केस में x के बराबर है। तो स्टूडेंट्स इस s की वैल्यू भी हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और ये हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेगी कि फाई इज इक्वल टू 2 पाई और f की जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे v डिवाइडेड बाय लैम्डा और साथ में हमारे पास जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे x डिवाइडेड बाय v। तो स्टूडेंट्स हमारे पास v और v यहाँ पे ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में डिवाइड हो रहा है और जो हमारे पास बाकी बचेगा वो फाई कुछ इस तरह से आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा और साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है x। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि अगर आप इंडिविजुअल फेज कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट का वेव के अंदर, तो वो फेज कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हम देखते हैं कि वो फेज किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फेज 2 पाई और लैम्डा ये तीनों चीजें हमारे पास कांस्टेंट हैं। जो फेज हमारा डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है और x हमारा है डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा मेन पोजीशन से अगर हमें वो पता है तो हम उसको देखते हुए अपना फेज कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x के बराबर होता है। और फिर स्टूडेंट्स अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स का फेज निकाल लें तो फिर आप उनके दरमियान फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और उस फेज डिफरेंस से आप बता सकते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है, कोई किसी को लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। लैग और लीड का कॉन्सेप्ट भी हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर में सीख चुके हैं, यहाँ पे भी हमें उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। जैसे सी और पी को देखें तो हम लोग बता सकते हैं कि सी जो है वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है इस पॉइंट को सिर्फ फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फेज रिलेशन ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव के लिए। आज के लेक्चर में उम्मीद है आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।